नमस्कार। फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इस पर चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा भी था, जिसको हम कहते हैं बुयांसी। हिंदी में उसको उत्प्लावन बल या उत्प्लावन कहते हैं। तो बुयांसी क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई भी बॉडी हम किसी भी फ्लूइड में डुबोते हैं, चाहे पूरा डुबो दें या आधा डुबोएं, यानी पार्शली सबमर्ज करें या फुली सबमर्ज करें, तो उस पर एक नेट अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस होता है। यानी उस पर आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो जो ये फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं बुयांसी। और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ उसको हम कहते हैं बुयांट फोर्स, उत्प्लावन बल। तो अब जो है फोर्स क्यों लगता है? मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी रैंडम एक बॉडी है और ये फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है, तो ऑब्वियसली इस पे हर तरफ क्या लगेगा भाई? प्रेशर। प्रेशर हर तरफ लगेगा। सही बात है, प्रेशर लगेगा। प्रेशर कैसे लगता है ये आपको पता ही है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब जो ये बॉयंट फोर्स है, एक्चुअली ये जो एक प्रेशर सिस्टम तैयार हुआ पूरा, प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह लग रही है इस बॉडी में। कोई सॉलिड बॉडी है जिसको कि हमने फ्लूइड के अंदर सबमर्ज किया है, तो चारों तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा है। तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हाइट के साथ नीचे जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ज्यादा रहता है। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, P2 बोल देते हैं और ऊपर मान लीजिए P1 बोल देते हैं, तो P2 जो प्रेशर है वो हमेशा P1 से ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ द नेट एलिवेशन फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये Z2 डिस्टेंस पे होगा या Z1 डिस्टेंस पे। तो ये बॉडी हमेशा एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और वो नेट रिजल्टेंट किसका है? ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके चारों तरफ लग रहा है, उसी के कारण एक जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स, उत्प्लावन बल। तो हम बॉडी को चाहे पूरा डुबोएं चाहे आधा डुबोएं, हमेशा उस पे जो है उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब ये कितना होगा और ये कहां पर एक्ट करेगा? ठीक है, पहली चीज फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी को अगर हम फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज करते हैं, यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बुयांसी। अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी है इस पे चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो है एक सिस्टम है, ये फ्री सरफेस हो गया। ठीक है, ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, वाटर की बात कर ले रहे हैं। और ये एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी कोई भी। अब इसमें हमने एक एलिमेंट लिया
ये एक्चुअली में हमको 2D में दिखाई दे रहा है, इसको आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो है कुछ एक फ्री सरफेस का एक प्लेन है, उसके नीचे एक सॉलिड बॉडी है, तो ऑब्वियसली बॉडी है तो 3 डायमेंशनल रहेगी। तो उसी पे हमने एक एलिमेंट लिया जिसका जो एरिया है वो मान लीजिए है dA। ये जो एरिया है ये है dA, एलिमेंटल एरिया। तो नीचे का भी है dA, ठीक, कांस्टेंट एरिया का लिया है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो मान लीजिए है z। यहां से यहां तक की हाइट मान लीजिए z है। अब यहां से मान लीजिए ये जो हाइट है वो है z1, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहां तक की हाइट है मान लीजिए z2। ठीक है, तो अगर हम इसमें नेट फोर्स देखें तो dF की अगर हम बात करें नेट फोर्स, तो इधर से मान लीजिए लग रहा है ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 पे लगेगा dF2, सेक्शन 1 पे लगेगा dF1। ये ऊपर से नीचे की तरफ और ये नीचे से ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली dF कितना हो जाएगा, dF2 माइनस dF1। व्हाट इज dF2? पता है आपको, प्रेशर इंटू एरिया। व्हाट इज प्रेशर इंटेंसिटी? रो जी एच। व्हाट इज एच? Z2 इंटू एरिया इज dA माइनस रो जी Z1 dA। So now we can write रो जी dA Z2 माइनस Z1, और ये Z2 माइनस Z1 की वैल्यू Z के बराबर होगी, है ना। Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z। So we can write DF is equals to रो जी Z dA, करेक्ट। तो ये एक एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, अगर हम उसको जो है इंटीग्रेट कर दें, तो मान लीजिए इसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल क्यों ट्रिपल इंटीग्रल? व्हाट इज ZdA? ZdA इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इसलिए हमने ट्रिपल इंटीग्रल लगाया। तो दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल रो जी dV। तो V क्रॉस क्यों लगाया हमने? वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम के लिए लगाया है। कुछ बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो पूरी की पूरी नहीं डूबती हैं, तो उनका कुछ पार्ट जो है सबमर्ज्ड होता है, इसलिए हमने V क्रॉस लिखा है इसको। V क्रॉस का मतलब है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो है आ जाएगा रो जी इंटू वी, करेक्ट जी। इसको ऊपर लिख लेते हैं यहां पर, फोर्स ऑफ buoyancy या buoyant फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी इंटू वी, रो जी इंटू। तो इतना buoyant फोर्स जो है एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, रो जी इंटू वॉल्यूम। व्हाट, ये वॉल्यूम कौन सा है? ये वॉल्यूम है जो बॉडी का वॉल्यूम है, करेक्ट। यानी जो बॉडी जो डूबी हुई है लिक्विड में उसका वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। जितना मतलब बॉडी डूबी हुई है उतना ही वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम लकड़ी का टुकड़ा पानी में देखते हैं तो तैर जाता है, यानी आधा डूबता है और आधा ऊपर ही रहता है। तो जितना पार्ट डूबा हुआ है उसी वॉल्यूम को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, और उसी को हम वी क्रॉस लिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अब इसका एक और टर्म होता है, इसको डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है? देखिए, कोई भी बॉडी अगर आप जो है किसी भी लिक्विड में डुबो रहे हैं,
कोई भी बॉडी अगर आप किसी भी लिक्विड में डुबो रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि जितना वॉल्यूम होगा बॉडी का उतना जो है लिक्विड वहां से वो डिस्प्लेस कर देगी। करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा तो आगे चलते हैं। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम निकालने के लिए लेट्स कंसीडर रिजर्वायर जिसमें कि हमने फ्लूइड भर रखा है एक स्पेसिफिक हाइट तक। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक बॉडी इसमें डुबो देते हैं। दिस इज अ सॉलिड बॉडी। तो अब क्या होगा भाई, आपको दिखेगा कि ये जो फ्लूइड था इसकी हाइट में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, डेल्टा एच ये रेज कर जाएगा। क्यों हुआ ये? जहां पे ये सॉलिड दिख रहा है आपको वहां पहले क्या रहा होगा? लिक्विड या फ्लूइड। आपने उसकी जगह पर सॉलिड यहाँ पे इंसर्ट किया है, डुबोया है, तो अब इतना जो लिक्विड है ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, कहीं ना कहीं डिस्प्लेस्ड होगा। इसीलिए जो वॉल्यूम यहां से सॉलिड के कारण शिफ्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V क्रॉस से। तो अगर हम फोर्स का यानी बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू रो जी इंटू V क्रॉस। सिंपल है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है आपको समझ में आ गई बात। अब क्योंकि देखिए, अब अगर हम इसके ये बात करें कि ये कहां पे एक्ट करेगा, तो बॉयंट फोर्स एक्चुअली में क्या है? जो यहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसी के वेट के बराबर होता है। तो लिक्विड की डेंसिटी या फिर फ्लूइड की डेंसिटी तो इस रीजन के लिए सिमिलर रही होगी। यानी कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जितना पार्ट है, जितना लिक्विड ने सॉलिड ने डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, ये जितना पोर्शन सॉलिड ने डिस्प्लेस किया होगा यहाँ पहले लिक्विड ही रहा होगा। तो अब पूरे में अगर डेंसिटी सेम है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसके सेंट्रॉइड पे ही इसका नेट वेट वर्क करेगा, यानी सीजी इसका सेंट्रॉइड पे ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बिकॉज ऑफ सिमिलर डेंसिटी यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मटेरियल। तो इसके कारण जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उस डिस्प्लेस वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे बॉयंट फोर्स काम करता है। बॉयंट फोर्स कहां काम करेगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब कुछ चीजों पे अपन ध्यान देते हैं। जैसे अगर हम एफबी की बात करते हैं तो बॉयंट फोर्स सबसे पहली चीज की सॉलिड की डेंसिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सॉलिड की डेंसिटी कुछ भी हो, बॉयंट फोर्स की वैल्यू जो है उससे परिवर्तित नहीं होने वाली। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो बॉयंट फोर्स है वो हाइट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। हाइट का मतलब एलिवेशन फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से कितने अंदर बॉडी सबमर्ज्ड है, इससे बॉयंट फोर्स का कोई रिलेशन नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो हाइट के साथ बढ़ती जाती है, तो कहीं इस बात का कंफ्यूजन ना हो जाए कि हाइट के साथ बॉयंट फोर्स तो नहीं बढ़ता। नहीं, बॉयंट फोर्स का हाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप देख लीजिए एक्सप्रेशन में। और तीसरी चीज क्या है कि ये जो वॉल्यूम है ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है। एक्चुअल में ये क्या है? ये सॉलिड का वॉल्यूम है। कौन से सॉलिड का?
जो सबमर्ज्ड है, जो डूबा हुआ है, यानी जितना पार्ट डूबा हुआ है उतने का वॉल्यूम है ये। और जो डेंसिटी है ये फ्लूइड यानी लिक्विड की डेंसिटी है, या लिक्विड या गैस जो भी होगा, तो ये फ्लूइड की डेंसिटी है। तो अगर ये फ्लूइड की डेंसिटी है और ये सॉलिड का वॉल्यूम है, तो बुओयंट फोर्स किस पे डिपेंडेंट हुआ? एक तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और दूसरा जितना पार्ट सबमर्ज्ड होगा किसी भी बॉडी का उस पे, यानी द वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड होगा, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, उस पे डिपेंडेंसी होती है बुओयंट फोर्स। अगर पूरा डूबा हुआ है तो आप कहीं भी डुबो दीजिए, बुओयंट फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। वो चाहे अगर इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए h1 हाइट पे है या फिर h2 हाइट पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुओयंट फोर्स Fb की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कोरिलेशन देख लेते हैं कि भाई कब जो है बॉडी तैरेगी, कब डूब जाएगी। तो वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए समझाता हूं मैं आपको। बुओयंट फोर्स का जो हमने फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला? Fb इज इक्वल्स टू रो, एंड रो ऑफ फ्लूइड लिख देते हैं, G इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम। मान लीजिए किसी केस में जो बॉडी है वो पूरी की पूरी डूबी हुई है, पूरी की पूरी डूबी हुई है, ठीक है, पूरी की पूरी डूबी हुई है। अब अगर ये जो बॉडी है ये जाके नीचे सिंक करती चली जा रही है, यानी ये लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, उस केस में हम क्या लिखेंगे भाई? उस केस में हम लिखेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो इसमें mg लग रहा होगा इसका वेट, उसको बुओयंट फोर्स बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तभी जो है ये सिंक करती चली जा रही है। तो वेट ऑफ द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन बुओयंट फोर्स। अब पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो यानी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होगा वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर होगा, देयर इज नो चेंज। तो अगर इसका हम लिखें वेट, तो वेट क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब कौन सा वॉल्यूम? जो डूबा हुआ है, क्योंकि पूरा डूबा हुआ है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हम वी क्रॉस लिख सकते हैं, ये हो गया m इंटू जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन, अगर बॉडी सिंक कर रही है, डूब रही है, तो ये बुओयंट फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज बुओयंट फोर्स? रो ऑफ f इंटू जी इंटू वी क्रॉस। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी या जो बॉडी हमने डुबोई है उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो उस केस में सिंक करेगी बॉडी। अगर इक्वल है तो उस केस में सरफेस पे फ्लोट करेगी, या फिर जहां पे आपने उसको, जैसे यहां से थोड़ा दूर और यहां से आपने शिफ्ट करके यहां पहुंचा दिया बीच में कहीं, तो वहीं तैरने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी डेंसिटी कैसी है? लिक्विड के जैसे। तो लिक्विड को लगेगा कोई अपना ही है। तो जैसे पहले लिक्विड कहीं पड़ा हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, क्यों? क्योंकि डेंसिटी सिमिलर है, तो लिक्विड अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा, नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर इस सॉलिड की डेंसिटी भी लिक्विड की डेंसिटी से बराबर हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कहीं भी पड़ा रहे। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो सरफेस पे फ्लोट करेगा, क्योंकि ऊपर से जैसे ही आप डालते हैं तो वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये कहीं भी बैलेंस हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तीसरा केस है जब सॉलिड की डेंसिटी, इधर लिख दे रहे हैं, सॉलिड की डेंसिटी या बॉडी की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। उस केस में फ्लोटिंग कंडीशन आएगी,
एंड कैसा फ्लोटिंग, उसका कुछ पार्ट जो है ऊपर निकला रहेगा और कुछ डूबा रहेगा। कितना पार्ट ऊपर निकला रहेगा, कितना डूबा रहेगा, तो एक बात तो क्लियर है, अगर वो फ्लोट कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऐसी बॉडी बना दी, नीचे वाला रब कर दें, हटा देते हैं। हाँ, ये एक बॉडी है, कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है, कुछ ऊपर तैर रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ नीचे वाला, जिसको हम दूसरे कलर से हैच कर दे रहे हैं, ठीक है, दैट पार्ट इज वी क्रॉस, दैट पार्ट इज वी क्रॉस। और टोटल वॉल्यूम मान लीजिए है इसका वी ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम। एक चीज तो क्लियर है कि वेट ऑफ सॉलिड दैट शुड बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। क्यों? क्योंकि बॉयंट फोर्स ने वेट को बैलेंस कर लिया है, तभी वो तैर रही है ऊपर। अब अगर वेट ऑफ सॉलिड की बात करें तो कितना हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड? वेट ऑफ सॉलिड शुड बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू m into g. That should be equals to density of liquid into g into v cross. तो vs upon v cross, that should be equals to rho of fluid upon rho of solid. यानी डेंसिटी रेशियो से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना पार्ट वॉल्यूम का कितना पार्ट डूबा हुआ होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज्ड बॉडीज की स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले हम यहां आपको इक्विलिब्रियम, 3 इक्विलिब्रियम के नाम लिखे हुए हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहली कंडीशन है कि फोर्स शुड बी बैलेंस्ड। यहां पे केवल 2 ही फोर्स हमको दिख रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में है फ्लूइड। तो एक तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो जनरेट होगा, और दूसरा जो है जो बॉडी का खुद का वेट होगा, बस। इसके अलावा तीसरा कोई फोर्स नहीं है। तो प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है बॉयंट फोर्स। ये भी हमने देखा कि व्हाट इज बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका नेट सम होता है। अब दूसरा जो फोर्स है वो है वेट। तो बॉयंट फोर्स दैट शुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, फोर्स बैलेंस हो गया। और दूसरा क्या है कि दिस शुड बी कोलिनियर, यानी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो अगर दोनों फोर्स कोलिनियर होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगी। अब ये दोनों पे लागू होता है, वो चाहे पार्शियली सबमर्ज्ड हो या फुली सबमर्ज्ड हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों के लिए लागू है। अब यहाँ पे आप जो ये बॉडी देख रहे हैं, इसमें देखिए रेड कलर से मैंने एक लाइन खींच रखी है, और वेट जो है उसका सीजी पे काम कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और बॉयंट फोर्स काम कर रहा है सेंटर ऑफ बॉयंसी पे। बोथ फोर्सेस ऑफ और इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों फोर्सेस क्या है, कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी बॉडी पूरी की पूरी तरह से डूबी हुई है तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी। तो हम 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले ये तीनों समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जब भी हम बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर हमने बॉडी को डिस्टर्ब किया और उसके बाद बॉडी में जो भी फोर्स सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो जिससे बॉडी पुरानी स्टेट में वापस आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है अनस्टेबल, अगर हमने बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब किया और फोर्स सिस्टम ऐसा है कि वो कभी अपनी पुरानी स्थिति पर वापस ना आए, यानी पुरानी कंडीशन में कभी वापस ना आए, जो इनिशियल कंडीशन थी वो डिस्ट्रॉय हो जाए कंप्लीटली, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जिस भी पोजीशन में रहेगी हर पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगी। यानी उसको आप अगर डिस्टरबेंस देते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो जो नई स्टेट या नई पोजीशन जो उसने बनाई है उस पोजीशन में भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें फोर्स सिस्टम कुछ ऐसा बनता है कि दोबारा से इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट वापस आ जाती है। अनस्टेबल की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट सदा के लिए चली जाएगी, यानी परमानेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा वो। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमेशा कितना भी डिस्टरबेंस करेंगे वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी। अब इसके एग्जांपल्स जो है आपने स्कूल लेवल में पहले भी पढ़ रखे हैं, मैं बता देता हूं कि मान लीजिए ये दो शेप हैं, और मेरे पास एक बॉल है। तो इस बॉल को अगर मैं इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये वापस इसी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। अगर इधर डिस्प्लेस करूंगा तो वापस इसी तरफ इसी जगह पे आ जाएगी। तो यानी ये बॉल अगर एक कॉन्केव सरफेस में रखी हुई है, अवतल सरफेस पे रखी हुई है, तो ये किस कंडीशन में रहेगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका उल्टा अगर कॉन्वेक्स सरफेस में हमने बॉल रखा तो जब तक हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है तब तक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है बरकरार रहेगी। रिएक्शन और जो वेट है वो दोनों कोलिनियर होंगे और इक्वल होंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये पूरा ही नीचे चली जाएगी, इधर डिस्टर्ब करेंगे तो इधर पूरा नीचे चली जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म हो जाएगी। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और यहाँ पे एक ऐसा है, एक फ्लैट सरफेस पे एक बॉल है, इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये नई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, और डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरी नई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। यानी जो तीसरी सिचुएशन है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, हमेशा वो नई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जब हम बुयांसी की बात करते हैं उस केस में ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होती है, सबमर्ज्ड बॉडी यानी कि पूरी तरह से डूबी हुई बॉडी के केस में अपन देखते हैं। ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये यहां पे मान लीजिए हमने, ये इसका सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पे काम कर रहा है वेट। ये इसका सेंट्रॉयड है और यहां पे काम कर रहा है बुoyant फोर्स, दैट इज एफ बी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अभी। इफ एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, मान लीजिए ये फ्री सरफेस है,
ठीक है, ये फ्री सरफेस हो गया, ऐसे ही इसमें है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। अब हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया इस डायरेक्शन में, यानी इसको थोड़ा सा एंगुलर टिल्ट दिया, एंगुलर डिस्टरबेंस दिया। तो क्या होगा, जो सीजी है वो यही रहेगा, ठीक है, और वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे इसका सेंट्रॉइड भी यही रहेगा, और जो बुआयंट फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, वर्टिकली अपवर्ड, एफ बी। अब बुआयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खींचते हैं नीचे। तो ये जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, तो इसमें अब देखिए ये कैसा है, ये डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो एफ बी और डब्ल्यू ये दोनों फोर्स एक कपल क्रिएट कर रहे हैं जो कि इसको वापस इस डायरेक्शन में मोड़ देगी। यानी किस तरह का जो है मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं या कपल क्रिएट कर रहे हैं, रिस्टोरिंग कपल, यानी इसको ये पुरानी स्टेट पे वापस लेके जाएगी, है ना। जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना कि इससे जो बॉयंसी फोर्स है और जो वेट है वो इसको पुरानी उसी उसी पोजीशन पे वापस लेके जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल। तो अगर ये पुरानी कंडीशन पे रिस्टोर हो गई तो ये किस तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में, अब मान लीजिए हम इधर मोड़ देते हैं इसको दूसरी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, उस केस में क्या होगा देखिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो डब्ल्यू नीचे की तरफ काम करेगा, एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है, तो एफ बी ऊपर की तरफ काम करेगा। अब फिर से देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस हो गई डी, और डब्ल्यू और एफ बी क्या कर रहे हैं, ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फिर से उसको वापस इनिशियल पोजीशन पे लेके जाएगी। तो ये कैसा कपल हो गया, रिस्टोरिंग कपल, ठीक है। तो जब भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अगर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे हो, सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे हो, तो हमेशा हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त होगी, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। हमने इस तरफ भी टिल्ट करके देख लिया, अपोजिट डायरेक्शन में भी टिल्ट करके देख लिया, दोनों कंडीशन में हमको रिस्टोरिंग कपल मिल रहा है, यानी ऐसा कपल मिल रहा है तो उसको वापस उसी पोजीशन में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन यही वाली है, पहली वाली, याद रखिएगा। ये डिस्टर्ब्ड कंडीशन है जो कि वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पुरानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें एक दूसरी सिचुएशन में, मान लीजिए सीजी इसका ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये काम कर रहा है वेट डब्ल्यू, और सेंटर ऑफ बॉयंसी है नीचे, तो ये काम कर रहा है एफ बी। एनी हाउ, कैसे भी ऐसी स्टेट अगर बनती है तो उस केस में भाई
ये हो गया W और ये हो जाएगा FB। हमने किया क्या है, ये पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यानी W इज इक्वल टू FB, और ये ऊपर फ्री सरफेस है, फ्लूइड का फ्री सरफेस है, यानी कि बॉडी जो है पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। तो पहले ये स्टेट थी W इज इक्वल टू FB एंड बोथ आर कोलिनियर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में था ये बॉडी। अब हमने क्या किया कि इसको डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा एंगुलर ट्विस्ट दिया। जैसे ही एंगुलर ट्विस्ट दिया तो ये कुछ इस पोजीशन में आ गई। अब जो ये कपल बन रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए D है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से क्लॉकवाइज कपल बन गया और इस बॉडी को उसी डायरेक्शन में और झुकाता चला जाएगा। यानी ये कपल क्या कर रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन बिगाड़ता चला जा रहा है, लगातार बिगाड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रॉइंग कपल और ओवरटर्निंग कपल। डिस्ट्रॉइंग और ओवरटर्निंग कपल, यही कंडीशन उल्टे भी आएगी अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में एंगुलर टिल्ट देंगे तो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। यानी FB और बुआयंट फोर्स और जो वेट है वो ऐसा कपल बनाएंगे कि उसको इसी डायरेक्शन में लगातार टर्न करते चले जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब आई, ये सिचुएशन हमको तब प्राप्त हुई है जब जो CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव सेंटर ऑफ बुoyancy। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव सेंटर ऑफ बुoyancy, यानी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुoyancy से ऊपर होगी तो हमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त होगी इन केस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, याद रखिएगा। तीसरी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है भाई, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG और जो सेंटर ऑफ बुoyancy है CB, अगर हम उसे लिखें, दोनों एक ही जगह पर लाई करते हैं, यानी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये नीचे काम करेगा W और ऊपर काम करेगा FB। तो आप इसको कितना भी घुमा लीजिए, ये दोनों एक ही जगह पर हैं तो हमेशा यही स्टेज बनी रहेगी और ये हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तीनों की कंडीशन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG इज बिलो सेंटर ऑफ बुoyancy। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में CG इज above सेंटर ऑफ buoyancy एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में CD इज एट सेंटर ऑफ buoyancy, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ buoyancy शुड कोइंसाइड। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ buoyancy से नीचे रहेगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ buoyancy से ऊपर होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर जाएंगे तो हमको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, यानी पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।
अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।